बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के ऊपर हमने कल बात की थी। तो हमने ये कहा था कि स्ट्रेस हमारी इंक्रीज जब होगी तो स्ट्रेन भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाता है, बस ये प्रोपोर्शनल पॉइंट पी तक। यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इक्वल होंगी। उसके बाद यील्ड स्ट्रेस आती है पॉइंट ई, ये पी से जरा सा आगे होता है। यहां पे आके थोड़ा सा अगर आप देखें तो इलास्टिक और प्लास्टिक स्ट्रेन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और स्ट्रेन जो है कुछ ना कुछ रह जाती है। अगर ये वापस हम इसको छोड़ें तो वापस नहीं आएगा। और ये पॉइंट टी है जो टफनेस उसकी शो करता है। ठीक है जी। जी हम लोग Yes, किधर हैं? sir. चलिए अच्छी बात है जी। Sir, stress strain relationship. हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप यही है ना जी, और क्या है? Yes, sir. तो अच्छा जी, ये कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें ये था, कह रहा हूँ इसमें एक चीज हमारी अच्छा जी, रिलेशनशिप को अब हम शुरू करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को। ये होगा क्या? तो इसमें सबसे अहम चीज जो है, हमने पहले बात कर चुके हैं, स्ट्रेन या स्ट्रेस जो है ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और दो चीजें हमने कहा था कि हम कर सकते हैं। इसमें एनोटेशन लाते हैं इस किस्म की। अच्छा जी, अगर तो ये इस तरह से है, अब इसको मैं मोड़ नहीं सकता। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ हो। हाँ, इसमें ये शायद हो जाए जी। ये अगर इस तरीके से हमारे पास कोई चीज बन रही है तो ये क्या होगी? जो हमारे पास स्ट्रेस होगी ये कौन सी होगी, और स्ट्रेन इसमें कौन सी आ रही है अभी? और अगर ये वाली हो इस तरह से, ये कौन सी होगी? सर एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल है जी। और ये वाली क्या है? सर, ये कंप्रेसिव हो गई। नीचे वाला टेंसाइल है। ये भी कंप्रेसिव ही की एक किस्म है, लेकिन ये दोनों साइडों से शो कर रही है। ये भी यस सर। कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल है हमारी। ठीक है जी। अच्छा, अब इन के अलावा जो थी फ्लेक्सुरल जो थी हमने बताई थी, वो क्या थी? वो इस तरह से थी, सॉरी, ये और ये अगर होती है और ये दरमियान में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो, किधर गया ये अगर दरमियान में ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये जो है, ये वाली जो होगी हमारी 3 पॉइंट बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगी हमारी। ठीक है जी। तो ये हमारी 3 टाइप्स की हो गई, बल्कि चारों टाइप आ गई इसके अंदर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, और दूसरी कौन सी थी? फ्लेक्सुरल। 3 पॉइंट बेंडिंग। बेंडिंग या फ्लेक्सुरल जिसको कहते हैं। अच्छा, ये तो स्ट्रेंथ भी शो करते हैं ना। अगर ये चीज हो तो ये स्ट्रेंथ भी उसकी शो करते हैं, और अगर स्ट्रेस हो तो ये स्ट्रेस शो करेंगे, स्ट्रेन होगी स्ट्रेन शो करेंगे। इसलिए इसमें आपने जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाए आपने वो वाली बतानी है कि ये अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आपने बताना है कि जितने पे जाके वो स्ट्रेंथ जो है उसकी शो करेगी अंडर टेंशन। कंप्रेसिव में होगी तो अंडर कंप्रेशन। ठीक है जी।
और अगर फ्लेक्शन में होगी तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी। अच्छा जी, तो पॉइंट ई आपके ज़हन में आ गया है कि पॉइंट ई क्या है और क्या उसको कहते हैं? यस सर। पॉइंट जो है टी यील्ड स्ट्रेस। ई और टी। हाँ, ई जो है ये यील्ड स्ट्रेस है, और इसके ऊपर आके जब इसको आप स्ट्रेस को रिलीव करेंगे या रिलीव करेंगे तो उसमें जो थोड़ी बहुत भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो है ना रिकवरी नहीं होगी। सारी जो पॉइंट पी से है वो टोटल रिकवरी हो जाएगी, वो जीरो पे चला जाएगा जैसे स्प्रिंग होता है। अच्छा जी, उसके बाद है हाई वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट इंडिकेट्स दैट अ सैंपल ऑफ मटेरियल इज मोर लाइकली टू विथस्टैंड अप्लाइड स्ट्रेस विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ समझ आई? सर किस सर जरा रिपीट करें। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है हमारी, यस सर सर यस सर, वो अगर वो विदाउट हाई होगी डिफॉर्मेशन। तो उसका मतलब ये होगा कि बगैर परमानेंट डिफॉर्मेशन के जो हमारा कोई भी मटेरियल है वो अच्छा खासा जिसको कहते हैं ना परमानेंट डिफॉर्मेशन के वो जो है ना स्ट्रेस को बियर कर सकेगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रेस हमारे पास आती है जनाब आला, उसको हम कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि when a certain load is applied on an object or an body or any subject, the object or subject or the body, मतलब तीनों चीजें आपको समझा रहा हूं। बॉडी तो मतलब उसमें नहीं, लेकिन बॉडी को एज अ होल एज अ जर्नल आपने लेना है। सब्जेक्ट जो है या ऑब्जेक्ट वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो प्रूफ स्ट्रेस इज दैट स्ट्रेस that whenever it is applied on a certain object, it will show a certain deformity or a certain stress strain और वाइस वर्सा। लेकिन चूंकि स्ट्रेस है तो प्रूफ स्ट्रेन तो नहीं हम कह रहे प्रूफ, लेकिन होती एक ही जैसी हैं, प्रूफ स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेन। मतलब आप ये समझे कि अब हमारे पास अमूमन होता क्या है कि 0.1% प्रूफ स्ट्रेस जो होती है ना हम अलाइज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना जी, तो 0.1% प्रूफ स्ट्रेस जो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जी कि 0.1% प्रूफ स्ट्रेस जो है ये हमें 0.1% सॉरी स्ट्रेन देगी हमेशा जब भी हम लगाएंगे उसके ऊपर स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस जो होगी वो सेम, ये नहीं है कि एक मरतबा हम 5 किलो लगा रहे हैं और दूसरी मरतबा हम 50 किलो लगा रहे हैं और हम कहें कि जी इसकी जो प्रूफ स्ट्रेस जो स्ट्रेन जो थी वो है 0.1%। तो वो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेस जितनी आप लगाएंगे वो उतनी ही होगी, उतने ही टाइम के लिए होगी, तो उतनी ही वो परमानेंट डिफॉर्मेशन देगी। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग सारे सो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता नहीं है सर सुन रहे हैं। ठीक है जी। 1% परमानेंट डिफॉर्मेशन वो देगी या स्ट्रेन देगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी असल में आप लोग बड़े स्लो जा रहे हो एक एक उसमें लेक्चर में, मुझे नहीं लगता कि हम बड़े आराम आराम से जाएंगे, लेकिन चलो आप लोगों को समझ आती रहे। इसी तरह से फिर आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, कुछ बता सकता है कोई? यस सर, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो जो है। जबरदस्त जी जबरदस्त। तो उसमें क्या होगा, अगर स्टीप हमारे पास कर्व आए तो वो क्या होती है? चलो ये आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी। स्टीप स्लोप अगर होगी तो वो क्या होगा, हाई मॉडुलस होगा। ये कौन लाइनें मार रहा है? एनोटेट करने से गुजारा करें वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा इधर से। अच्छा जी, स्टीप स्लोप जो है
वो मॉडुलस ऑफ वैल्यूज को क्या करेगी, हाई मॉडुलस वैल्यूज देगी, और वो क्या करेगी कि ये जो है, ये क्या है, ये मटेरियल जो है वो रिजिड है। ठीक है जी। और शैलो स्लोप जो होगी वो क्या करेगी, मटेरियल इज सॉफ्ट। सॉफ्ट, या क्या उसको कह सकेंगे, फ्लेक्सिबल। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आप लोग तो अलामे हो गए, उसका मतलब है। चलो जी, ठीक है। उसके बाद लफ्ज आता है, जो चीज है इसमें हमारे पास, वो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी आता है। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया? सर वो Can be मेकिंग joined to wires. जी Ductility can be joined to wires. क्या कहेंगे जी, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Sir, tensile indicate ductility and compressio indicate malleability. बिल्कुल, ये तो है, लेकिन असल चीज ये है कि property- वैल्यू ऑफ स्ट्रेन recorded between point E and T indicates the degree of permanent deformation which can be imparted to a material up to the point of fracture. ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि टेंसाइल टेस्ट गिव्स इंडिकेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड द कंप्रेसिव टेस्ट indicates the malleability. Now elongation at fracture is the property which ductile materials show. जब भी हम उनको तोड़ना चाहेंगे तो वो इलांगेशन हो जाएगी उनकी। समझ आई कुछ? यस सर। ठीक है जी। इलांगेशन का कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बनता है ध्यान में कि अमूमन तो हम करते क्या होते हैं कि इलांगेशन के लिए हमारे पास जो चीज आएगी वो ये होगी कि हमने ये बनाना है कुछ, अगर तो ये एक चीज है, तो जब हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ये यूं इस तरह से पतली सी होके तो फिर टूटेगी। ठीक है, ओरिजिनल इसका डायमीटर ये होगा, लेकिन जब हम उसको खींचेंगे तो ये लंबी सी पतली सी हो जाएगी और फिर यहाँ पे आके टूट जाएगी। तो ये जो मटेरियल हमारे पास होगा ये क्या होगा, डक्टाइल होगा। मैलिएबल। डक्टाइल होगा, ये डक्टाइल है क्योंकि इसमें हम कौन सी स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंसाइल। टेंसाइल। तो कंप्रेसिव तो हमने दी नहीं है, तो ये चूंकि हम उसके ऊपर उसके ऊपर हम दे रहे थे ये वाली स्ट्रेंथ, ये वाली इस तरह से खींच रहे थे उसको, तो ये टेंसाइल थी। तो अगर हम इस किस्म की देंगे तो ये वाली जो हमारी फोर्स होगी ये क्या होगी, कंप्रेसिव। अच्छा, एक हमारे पास इस किस्म की भी स्ट्रेस आती है, तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी? सर ये भी टेंसाइल है? नहीं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। Shear stress. ये शेयर है। इसको अच्छी तरह से समझ ले कि शेयर जो होती है ये, इसको आप जी क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, शेयर जो होती है ये दोनों साइडों पे जो होगी उसको शेयर कहेंगे। जब हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे आप देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस को या डेंटल प्लास्टर को या इंप्रेशन प्लास्टर को या हम इंप्रेशन मटेरियल किसी को भी, तो वो जो फोर्स, वो जो हम लगाते हैं फोर्स, वो शेयर फोर्स होती है, और वो जो सारा सिस्टम होता है वो शेयर थिनिंग होती है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पूरी स्लाइड को हमने उड़ाना है और फिर हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, तो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी भी आ गई। अब इसके बाद एक चीज आती है स्वैगिंग, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वैगिंग। कोई स्वैगिंग कहता है, कोई स्वैगिंग कहता है। तो ये होती है जी स्वैगिंग। ये स्वैगिंग मशीन देखी आपने? इसको आम जुबान में पावर प्रेस भी कहते हैं। इसमें नीचे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऊपर प्रेशर से एक चीज आती है और उसके ऊपर जब लगती है तो वो उसको उसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को लेते हुए वो सारा काम कर जाती है। ये इसका पैडल होता है जिसके थ्रू हम इसको प्रेस करके इसको चालू रखते हैं। ठीक है जी। तो स्वैगिंग आप लोग देखेंगे कि जी वो डेंचर स्वैगिंग के साथ बनते हैं, डेंचर बेस बनती है, तो वो डेंचर बेस वगैरह इस स्वैगिंग मशीन से बनती है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या हो गया है जी, स्क्रीन शेयर हमारा खत्म हो गया है। अच्छा, नाउ स्वैगिंग मशीन हो गई जी हमारी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज प्रॉपर्टी आती है जिसको हम रेजिलियंस और टफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जी, रेजिलियंस और टफनेस। रेजिलियंस एंड टफनेस।
तो रेजिलियंस क्या होगी, ये एनर्जी होती है ओरिजिनली। रेजिलियंस हम तो कहते हैं ना जी कि उसने फोर्स बर्दाश्त कर ली, उसने स्ट्रेस कर ली, उसने स्ट्रेन कर ली, नहीं। रेजिलियंस इज द एनर्जी absorbed by a material which is undergoing elastic deformation up to the elastic limit, ये उसकी रेजिलियंस होगी। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं तो ई और टी के दरमियान जो होती है, नहीं नहीं नहीं, उसके दरमियान नहीं होती, सिर्फ पी तक। ये देखें, ये हमारा जो है किधर गया जी, ये ड्रा करते हैं, ये लाइन लेते हैं, ये हमारी आ गई, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये हमारी स्ट्रेस है और ये हमारी स्ट्रेन है। तो ये जो चीज हमारे पास जा रही है, यहां पे हम अगर समझें ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट P है इस जगह पर हमारा, इस जगह के नीचे तक यहाँ पे, इधर मैं अगर डॉटेड कोई चीज लगा सका, डॉटेड आती नहीं है लेकिन चलो ये लगा लेते हैं। तो ये एरिया अंडर द कर्व, ये जो है ये हमें क्या शो करेगा जी, जी क्योंकि यहाँ पे उसने सारी की सारी इलास्टिक लिमिट ये है ना, तो ये जो होगी ये हमारी रेजिलियंस होगी इसकी, ठीक है, यही है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, सॉरी ये रेजिलियंस होगी। इलास्टिक लिमिट तक अगर जो जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो उसके अंदर आएगी वो जो है वो हमारी रेजिलियंस होगी, ये इलास्टिक। इसके बाद तो यहाँ पे हमारी कर्व थोड़ी सी यूं टेढ़ी हो जाती है ना, तो वो जो टेढ़ा होना होता है वो रेजिलियंस नहीं होती, वो तो फिर खत्म हो गया किस्सा। समझ आई कुछ के नहीं? सर ये जरा अगर रिपीट कर दें इसकी, थोड़ा देखिए कंफ्यूज हो पॉइंट रहा है। ई जो है हमारा, सॉरी पी, प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ तक हम जाके किसी चीज को अगर छोड़ते हैं और वो टोटली रिकवरी उसकी हो जाती है, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें नहीं आती, इलास्टिक रिकवरी उसके अंदर पूरी की पूरी है। मतलब जैसे एक स्प्रिंग है, हम उसको खींचें और एक हद तक, मतलब ये नहीं कि जहाँ पे स्प्रिंग ही खुल जाए और फिर उसको छोड़ें, वो स्प्रिंग बिल्कुल अपनी जगह पे वापस चला जाता है, इलास्टिक रिकवरी उसकी मुकम्मल हो जाए, पूरी होती है, तो ये उसकी रेजिलियंस होती है। लेकिन अगर उसके अंदर इसके बाद P के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो E आता है, अगर वो E तक चली जाती है तो ये उसकी रेजिलियंस नहीं है। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे जाके फ्रैक्चर हो जाता है, यहां तक जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वो T तो पॉइंट, फिर T पॉइंट आ टी जाएगा, होगा। ठीक है जी। पॉइंट T का मतलब ये हुआ कि ये उसकी टफनेस आ गई, कि ये मटेरियल फिर टफ होगा हमारे पास। तो ब्रिटल मटेरियल एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर। तो जितने ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी मतलब जो है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो फौरी तौर पे फ्रैक्चर हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास आएगा फ्रैक्चर टफनेस एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ। अब ये भी एक और चीज है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, फ्रैक्चर टफनेस एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर टफनेस हमारे पास क्या होगी जी, कोई भी चीज जो फ्रैक्चर से पहले पहले हमारे पास रहती है, जो ही फ्रैक्चर, वही पॉइंट हमारा T जो है, तो इसमें ये होता है जब हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होंगे तो ये फ्रैक्चर हमारे पास बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि उसकी अपनी आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस है उससे काफी वेल बिलो होगा, काफी नीचे होगा। तो ये जो होती है टफनेस, ये फ्रैक्चर टफनेस कहलाती है, फ्रैक्चर जल्दी अगर हो जाए तो। और इंपैक्ट स्ट्रेंथ यही है कि जैसे किसी को धक्का दे दिया जाए फौरी तौर पे, तो उसमें क्या होता है, फौरी तौर पे वो इंपैक्ट है, अगर वो इंपैक्ट बर्दाश्त कर लिया उसने तो फिर तो उसने वो तो ठीक है, और अगर वो इंपैक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता वो गिर जाएगा। तो जो उसने धक्का बर्दाश्त कर लिया वो उसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ होगी। तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमारे पास इंपैक्ट
टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम उसको चेक करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द टफनेस। तो इसमें हम करते क्या है, स्ट्रेस को बहुत ही तेजी के साथ हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। So stress is increased very rapidly. जब हम इसको बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एकदम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वो उसकी अगर तो उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी टफनेस है उसके अंदर और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसकी है, तो क्या होगा, मटेरियल शुड भी वो रिकवर कर जाएगा। रिकवर नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब रिकवर, चलो कह लो रिकवर का तो कोई मसला ही नहीं है उसमें, क्योंकि अगर वो अच्छी होगी तो वो टूटेगा नहीं, वरना अदरवाइज इट विल बी फ्रैक्चर्ड, क्योंकि फ्रैक्चर टफनेस आ जाएगी ना उसके अंदर यस सर। इम्पैक्ट की वजह से। तो इसके लिए होता क्या है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अमूमन हमने, अगर याद हो तो हमने वो नाच वाला सिस्टम देखा था, सिंगल नाच और नाच सेंसिटिव, वो जो सिस्टम है, इसमें ग्रिफ्ट्स की एक थ्योरी भी आती है, वो आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे। उसके बाद ये आता है जी आप लोगों के लिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देखने के लिए, ये 4P टेस्टर है। इसको क्या कहते हैं जी, 4P टेस्टर। ये है जी 4P टेस्टर। ये इसका पेंडुलम होता है, यहाँ पे हम रखते हैं अपना स्पेसिमन और फिर इसको छोड़ देते हैं, ये आके इसके साथ टकराता है और यहाँ पे जितना भी उसका जिस फोर्स के साथ वो टकराता है और उस अगर तो उस मटेरियल को वो तोड़ देता है तो वो उसके तोड़ने का, या अगर वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है हमारे पास। तो कुछ मटेरियल्स के लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ के लिए हम पहले इसको, जो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले खाली को चला लेते हैं कि ये बिल्कुल, क्योंकि इसका तो एक अपनी एक जगह है ना, यहाँ से हमने इसको छोड़ना है, तो पहले हम इसको डमी रन जिसको कहते हैं वो चला लेते हैं। डमी रन में ये होगा कि इस खाली को बिल्कुल इसके नीचे कोई स्पेसिमेन नहीं होगा, हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये इधर आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी उसकी वैल्यू ना, कि ये जी डमी में ये हुआ है। फिर उसके बाद हम मटेरियल रखेंगे, तो मटेरियल जो है वो तो हमने कहा कि जो कौन सा मटेरियल, जो कि बिल्कुल ही ब्रिटल होगा जी। तो जब हम उसको चलाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो टूटेगा तो वो जल्दी, तो टूटेगा तो फिर उसको हम उसके अंदर से माइनस करके तो हम ये बता सकेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मटेरियल है, इस मटेरियल की वो क्या थी, क्या उसको कहते हैं, स्ट्रेंथ कितनी थी। तो ये 4P टेस्टर होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक ग्राफ आता है, तो जिसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि जी ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या क्या होता है, ABCDEF, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने फिर किया। इसमें 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली वाली में हमने कहा था स्टीप जो स्लोप होगी वो क्या होगी, रिजिडिटी शो करेगी, ठीक है जी। और यहां तक चूंकि आ गया तो ये स्ट्रांग मटेरियल होगा, स्ट्रेंथ होगी, इसका पॉइंट T यहां तक है, ठीक है ना जी, टफ है ये। और डक्टाइल भी है, क्योंकि यहाँ पे आके यहां से लेके इसका ये अगर पॉइंट E हो तो ये पॉइंट T ये है, यहां तक इसकी नेक चली गई है, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये रिजिड था, तो ये क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, टफ भी होगा ये, और ये अपना हमारी वो भी शो कर रहा है, डक्टाइल भी है ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद आएगा जी ये वाला मटेरियल, कि ये कौन सा होगा, ये रिजिड भी होगा, क्योंकि रिजिड तो रिजिडिटी इसकी तो इससे भी ज्यादा है, और स्ट्रांग भी लेकिन होगा डक्टाइल नहीं। जी। हाँ, ये डक्टाइल नहीं है, और ये ब्रिटल है, ये देखें फौरी तौर पे टूट गया, डक्टाइल नहीं है। और ये जो है रिजिड तो है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है। देखें स्ट्रांग ये था कि ये ऊपर तक गया, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, इसने नहीं की ज्यादा, और ये टूट गया। इसके बाद ये जो है ये फ्लेक्सिबल है लेकिन ये वीक है, और ब्रिटल भी है कि यहीं पे टूट गया। और ये जो है ये टूटा ही नहीं है, चलता ही जा रहा है अभी तक, ये फ्लेक्सिबल भी है और रेजिलियंट भी है। और रेजिलियंट किस सेंस में है कि ये देखो ये पूरी की पूरी एरिया अंडर का अगर देखें तो ये पूरे का पूरा सीधे ही जा रहा है, मतलब अगर हम यहां से इसको स्ट्रेस इसकी छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। क्लियर है जी।
जी। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, आज आप लोग फिर 28 हो। तुम लोग क्या करते हो यार? मैं तो तुम लोगों पे हैरान हूं कि आप लोगों के लिए मैं क्या कौन सा अमल करूं। सर आपने कहा तो 27 हो गए, पहले 30 थे। हाँ ना, वही तो मैं कहता हूँ ना, ये क्या हिसाब है? सर हम सर खुद बस हैरान हैं। 28 और 30 ही एक्टिव मेंबर्स है। जी, ये 28 ही एक्टिव मेंबर्स है बस। 28 ही नंबर है। हाँ ना, आप लोगों के एकदम से ऐसा ड्रॉप होता है कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि आप लोग क्या करते रहते हैं यार। इसमें आप लोगों की अटेंडेंस जो होती है ना, ये मेरे लिए एक फड्डा होता है। तो मैं तो आप लोगों को बचाने की कोशिश में होता हूँ कि किसी तरीके से बच जाओ, लेकिन आप लोग बचने की। सर शायद जुनेद डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि वो अभी मौजूद अब नहीं है। तो चलो अच्छी बात है। अब हम इसकी डिस्कनेक्शन के लिए हमारा क्या काम है? क्या पता है बीच में सो जाता हो, उसने कहा आधा घंटा तो है, तो मैं जाके हाँ आराम सर वो फरमाता हूँ। शांगले वाला बंद है, तो शांगले सर में क्या उसकी है अब? नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, वो इंटरनेट इशू है। सर उसने अभी स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसका सिग्नल वीक है। तो बेटा अगर उसके सिग्नल वीक हैं तो अब इसमें हमारा कोई कसूर है? नो सर। तो मतलब अब ये सिग्नल अपने को ठीक करे था, हाँ ना। उसे को भाईजान गुजारा करो। अच्छा जी, अब हम कहाँ पे थे? ये क्या चीज है जी? रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। और ये जी फुल स्क्रीन से हम बाहर आ गए, शेयर स्क्रीन में हम गए जी और यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास, ग्राफ्स खत्म हो गए। उसके बाद एक और चीज आती है, फटीग लाइफ एंड फटीग लिमिट। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कुछ समझ आ सके आप लोगों को तो। फटीग लाइफ एंड फटीग लिमिट। फटीग क्या चीज होती है? हम लोग अमूमन उसमें होते हैं, ये दो आदमी अब आ रहे हैं। अच्छा जी, fatigue life is the application of a cyclic stress at a given magnitude and frequency. ठीक है जी? to observe the number of cycles required for failure. The result is often referred to as the fatigue life. ठीक है जी? इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज के ऊपर हम एक साइक्लिक स्ट्रेस देते हैं। किसी चीज को हमने, फर्ज करें हम कोई वायर है, हम उसको बेंड करते हैं साइक्लिक, उसमें एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा क्या होगा, वो वायर ब्रेक हो जाएगी। तो ये उसकी साइक्लिक लाइफ है। ठीक है जी? तो ये जो होती है, इसमें फटीग आ गई ना, हमने उसको बार बार हम उसको टीज कर रहे हैं, बार बार हम उसके अंदर स्ट्रेस ला रहे हैं, बार बार हम उसको स्ट्रेन दे रहे हैं, तो होगा क्या उसके अंदर? अब जो भी हैं दो वाले, इनके लिए अब ये है कि आप ऐसा करें, एक चीज ध्यान में रखें, आप लोगों की चैट जो होती है ना, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब आप ऐसा करें कि चैट में जाके अपने आप को, अपना नाम लिखें और उसके साथ प्रेजेंट लिखते जाएं। ठीक है? आपकी अटेंडेंस वहां पे आएगी। अब मैंने जो लेनी थी ले ली थी, अब मैं देख लूंगा कि कौन से लोग नहीं है। सर सब करें। सब जाके लिखो। उस अपना नाम की, जिसका नाम आ रहा है वो तो ठीक है, जिसका नाम नहीं आ रहा वो अपना नाम लिखे और साथ प्रेजेंट लिखता जाए। मेरे पास इधर रिकॉर्ड हो जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है, जैसे हम इसके लिए ये कहते हैं कि जी ये फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसमें यह भी है कि अगर हम उस वायर को देखें कि जी हम ये कितने उस पे साइकिल पे जाके टूटती है, तो अगर हम उसको देखें, कहें कि जी ये 5 साइकिल्स में 5 मरतबा टेढ़ा करने से टूट जाती है, तो जी ये उसकी क्या होगी, स्ट्रेस साइकिल होंगे 5। ठीक है जी? और कितनी देर में ये टूटती है, वो उसकी फटीग लाइफ होगी। और फटीग लिमिट क्या होगी, कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि ये 5 मिनट तक या 10 मिनट तक 5 मरतबा इसको हम अगर बेंड करते हैं, तो ये इसकी फटीग लिमिट होगी। इससे ज्यादा इसके अंदर फटीग लिमिट नहीं आ सकती। और ये जो फटीग क्रैक्स होते हैं, ये हमेशा हमारी किसी भी चीज है उसकी सरफेस के ऊपर आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है?
अब सर जी, इसके बाद जी ये फटीग लाइफ और ये लिमिट में डिफरेंस जरा समझाएं। फटीग लाइफ और लिमिट में बेटा फर्क सिर्फ इतना ही है कि देखिए हमने एक वायर ली, हमने कहा कि 5 मरतबा हम उसको देते हैं, बेंडिंग करते हैं, जी जी वो टूट जाती है। जी। तो वो 5 मरतबा जो बेंडिंग है हमने 5 मिनट में की, समझे। तो ये जो 5 मरतबा हमने उसको बेंड किया 5 मिनट के अंदर अंदर, तो ये उसकी पूरी लाइफ हो गई। और लिमिट ये होगी कि ये हमने 5 मरतबा इसको करना है और बेंड करना है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ओके सर। खैर खैर मैं एक और मरतबा इसको देख लें, फिर इसको और थोड़ा सा वो करते हैं। ये देखें, ये एक आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें ये साइक्लिक स्ट्रेस है और ये नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फेल्यूर है। तो ये साइक्लिक स्ट्रेस अगर हमारी ज्यादा है तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये टूटती जा रही है, यहाँ पे ये टूट गया, साइक्लिक स्ट्रेस हमने ज्यादा दी तो ये इसने नंबर ऑफ साइकिल्स कितने लिए, कम लिए। ठीक है ना, पहले 1-2 में ही टूट गई है, यहाँ पे अगर 2 या 3 रखें तो ये 2 उसमें ही टूट जाएगी। इसको हम एनोटेट थोड़ा सा कर लेते हैं कि जी, अगर हम यहाँ पे रखें इसको, ये 2, ये 4 कर दें, ये 6 कर दें, ये 10 कर दें, ये 15 साइकिल कर दें, ये 20 कर दें, ये 50 कर दें, ये 100 कर दें, मतलब वैसे ही हम ना। और इधर हम अगर कर दें ये 10, 20, 30, 40, तो ये 10 MPa पे अगर होगी तो ये यहां तक चली जाएगी, अगर इससे नीचे होगी तो ये 100 साइकिल तक ले सकेगी। ठीक है, समझ आई इस बात की? यस सर, आ गई। चलो थैंक यू जी। तो अगर हम इसको एकदम से ये 50 के ऊपर ले जाते हैं या 100 MPa हम देते हैं तो ये हमारे 2 साइकिल भी नहीं ले सकेगी, फौरी तौर पे टूट जाएगी। ठीक है ना? यस सर। चलो, तो ये हमारी जो थी, अच्छा इधर व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम आए हुए हैं, ये कौन सी चीज थी, कहाँ पे है हम, यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, अब हमने जाना था यहाँ पर जी, आप लोगों ने कहा कि फटीग लिमिट वगैरह के बारे में ना, कि उसका आपको अंदाजा नहीं हो सका कि क्या है, दोबारा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम 5 मिनट के अंदर 5 साइकिल्स जो देते हैं तो ये क्या हमें कहेगा, ये साइक्लिक स्ट्रेस बताएगा हमें उसकी। ठीक है, फटीग लाइफ क्या होगा कि जितने साइक्लिक स्ट्रेस हमने एक गिवन मैग्नीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में अगर दी है अनटिल द फेल्यूर, वो उसकी फटीग लाइफ होगी। ठीक है, और यस सर। और जो हमने नंबर ऑफ साइकिल्स जो दिए हैं हमने 5 मिनट तक, ठीक है ना, जिसने फ्रैक्चर कर दिया है उस नंबर ऑफ साइकिल्स के अंदर अंदर, ये नहीं है कि हमने 5 किए लेकिन वो छठे में जाके 7वें में टूटे, तो वो उसकी फटीग लिमिट नहीं है। फटीग लिमिट वो है कि वो उस जहां पे आके वो चीज टूट जाएगी, वो उसकी फटीग लिमिट होगी मैक्सिमम। आप कुछ समझ पड़ी थोड़ी चीजों की? यस सर। खैर है, सर फिर ये फटीग लिमिट तो कंपैरेटिव वैल्यू है ना? सारी कंपैरेटिव वैल्यू है ना, लेकिन चीज वही है, लेकिन कंपैरेटिव वैल्यू ऐसे मामूली नहीं है, बिल्कुल हाईली जिसको कहते हैं ना कंट्रोल्ड किस्म की वैल्यूज है। यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आपको एक चीज दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं जी एब्रेजन, एट्रियन और इरोजन। तो एब्रेजन, इरोजन और एट्रियन के ऊपर अगर हम आते हैं, किधर चले गए ये, तो ये जो होगी, आप दांतों में अगर इस किस्म की चीज देखें तो ये एब्रेजन है इस जगह पे, यहाँ पे, क्योंकि ये हमने जो कुछ किया हुआ है ये किस चीज से किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है अपने ब्रश के थ्रू। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना ये, और यहाँ पे ये फिलिंग हुई है अगर आप गौर करें तो,
इस एरिया को हम एब्रेजन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, एब्रेजन आ गई। और फिर ये आ गई जी एट्रीजन। ये अगर आप देख रहे हैं, ये दांत उसने आपस में रगड़ रगड़ के उन्होंने एट्रीजन कर दिया दांतों में। अच्छा, अटेंडेंस अभी भी 28 आदमियों की शायद हुई है, 2 की नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है जी, इसको एट्रीजन कहेंगे, जो दांत आपस में रगड़ने के साथ हो जाती है। और ये इरोजन है, इसको लिखा उन्होंने तो एट्रीजन हुआ है, लेकिन ये है ओरिजिनली इरोजन ही है। इसमें एक और देख लेते हैं, ये इरोजन का ज्यादा अच्छा आप वो बता सकते हैं। और इरोजन तो वो भी थी, इरोजन में ये होता है कि ये इरोड हो जाते हैं एसिडिक कंटेंट की वजह से। ठीक है, ये जो एरियाज है ना इस तरह के जब बनते हैं तो ये इरोड हुए होते हैं एसिडिक कंटेंट की तरफ से। इसके बाद ये हमारे पास आता है, सर ये एब्रेजन की समझ सही नहीं आई सर। दोबारा चले जाते हैं जनाब, ये हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, करना करें। ये एब्रेजन रेजिस्टेंस बुक में है सर। एब्रेजन ये वाली बेटा, एब्रेजन रेजिस्टेंस ये मटेरियल की थी। और ये हम आपको दांत दिखा रहे हैं कि मटेरियल में तो एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है ना, कि किसी भी चीज के ऊपर स्क्रैच ना पड़े। तो दांतों के अंदर भी एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन वो इतनी खास नहीं होती। तो यहाँ पे अब होगा क्या, जब हम यहाँ पे इस किस्म का कोई मटेरियल अगर ये आपको नजर आ रहा हो, ये अब अगर हम फिलिंग करते हैं ना, तो ये ऐसी होनी चाहिए कि वो इस एब्रेजन को खत्म करे या इस एब्रेजन को रेजिस्ट कर सके। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं, वरना हमारा इरोजन एब्रेजन इन चीजों से क्या ताल्लुक है। ये इसलिए ताल्लुक है कि यहाँ पे हमने मटेरियल यूज करना है फिलिंग के लिए। तो वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा उसको विदस्टैंड कर सके। ये टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, क्या ख्याल है? कल से 2 क्लास है ना, शुरू कर दें? जी सर, आज से 2 क्लासें कर। नो देख सर, लें क्यों? हैं? नो सर, नो सर, सर हम नहीं ले सकते नो सर। सर। तो इस तरह से तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, क्योंकि अभी ये बात जाने वाला है सिस्टम में तकरीबन 39 सर सेकंड। सर 2 क्लास सही है ना? हाँ ना, 2 क्लास है, Yes, ताकि sir. बीच में अगर आपकी कोई मतलब कोई आपके कोई सवाल कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम उसको भी वो कर सकें। खैर, हम एक 5-10 मिनट का बीच में वक्त ले लेंगे, 5-1 मिनट का। हाँ यस सर, बस ठीक है। ठीक है, सर नहीं ले सकते सर। यस सर, सर ठीक कल है से सर। 2 क्लास हाँ हाँ, स्टार्ट कल कर से, ले, कल से, आज आज से आज नहीं। आज नहीं, कल से ही लेंगे। हाँ बेफिक्र रहें। बस कल से तैयार हो जाओ। कल से तैयार हो जाइए। एब्रेजन आ गई जी, एट्रीजन आ गई, इरोजन आ गई। अब इसके बाद हार्डनेस है, और इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि हम हार्डनेस को कल पढ़ना शुरू